वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स हों या मुख्तलिफ जो लीडर्स के बयानात, तो लग तो यही रहा है कि सचमुच गुफ्तगू तेज़ी से आगे बढ़ रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ईरान के दौरे पे भी गए। कहा जा रहा है कि उसका ताल्लुक भी इन मुज़ाकरात से है। बार बार वाइट हाउस से भी जो स्टेटमेंट्स आती हैं, बयानात आते हैं, तो उनसे यही लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत अहम कोशिश कर रहा है दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की। वाइट हाउस से ये भी कहा गया कि शायद एक दूसरा दौर होगा मुज़ाकरात का, और अगर होगा तो पाकिस्तान में होगा। मगर फिर जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने एक दफ़े फिर ख़बरदार किया, हम कह सकते हैं, ईरान को कि अगर जल्द अज जल्द मुआहिदा ना हुआ तो फिर मसले हो सकते हैं और अमरीकी फ़ौजें जो हैं वो ख़ित्ते में मौजूद हैं। ये अब मामला किस तरफ जा रहा है और कितनी संजीदगी से या पुरुम्मीद है ये जो मीडिया रिपोर्ट सामने हैं हमारे कि मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही कोई मुआहिदा भी हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कामरान बुखारी साहब। ये मिडल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल से वाबस्ता है, वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये इन सब मामलात पे। वेलकम टू द शो कामरान बुखारी साहब। जी कामरान साहब, हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो बयानात जो हैं वो बहुत पुरुम्मीद हैं, मगर फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी एक बयान सामने आ जाता है जिससे लगता है कि शायद हमें जो है थोड़ा सा हौसला करना चाहिए और बहुत कुछ ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? हाउ होपफुल आर यू? देखिए, होपफुल तो कहना कुछ मुश्किल होता है क्योंकि अच्छा। फोरकास्टिंग की बिजनेस में हम लोग होप कम और तज्जिया ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। देखें, ऑल इंडिकेटर्स जो हैं वो यही बता रहे हैं कि ये अब जंग जो है वो ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। आई थिंक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। लेकिन ये है कि वो जो डील है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई। we're somewhere in between, closer, maybe more closer to the finish line than before, than जो इस्लामाबाद में पहली मुलाकात हुई। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि देखें दो इश्यूज हैं मजमूई तौर पे इस वक्त। एक तो जी। वो इनरिचमेंट का है कि अमेरिका की रेड लाइन है कि ईरान की सरजमीन के ऊपर इनरिचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये है, उन जाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ईरानियों के लिए जो है वो एक्सेप्ट करना खासा मुश्किल है। लेकिन ये है कि अब वो, मतलब उनकी हालत भी ऐसी है कि उनके पास गुंजाइश नहीं है, ज़्यादा लेवरेज नहीं है, रूम फॉर मनूवर नहीं है। ठीक। उनकी जो दीगर और ज़रूरियात हैं वो ज़्यादा जो है अहम है, बजाय इसके कि वो इस चीज़ के ऊपर अड़ जाए। फिर ये है कि जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो जो वीक साइड होती है, यानी इस सिलसिले में ईरान, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ तो कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहेगा कि वो जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है कि उससे फिर ये लगे कि उसने पूरी तरीके से कैपिचुलेट कर दिया है। तो उसमें फिर इंजीनियरिंग ऑफ द डील सही। होती है, हर मुआहदे में होता है, और इंजीनियरिंग में वक्त लगता है, और वहाँ पे भी बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। इस वजह से मैं हेजिटेंट हूँ जो है वो कहने के लिए कि जी बस अब वो हम जो है अपना एंड गेम पे पहुंच गए हैं। बट कामरान बुखारी साहब, आपने क्योंकि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जिक्र किया, पर सर इसके साथ साथ ऑब्वियसली जब भी हम सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोई जो सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं या उनका बयान देखते हैं, तो लगता है कि जैसे जो स्ट्रेट अबनाए हुर्मज़ है या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, वो उस पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आपके ख्याल में वो कितना अहम इशू है, या अगर आप इनको साथ साथ रखें कि क्या ये दोनों ईरान और अमेरिका के लिए अबनाए हुर्मज़ और साथ में जो न्यूक्लियर इशू है, ये दोनों जो है एक जितना ही अहम है? नहीं, मैं जो हूँ न्यूक्लियर को स्ट्रेटेजिक समझता हूँ, आबनाए हुर्मुज़ को जो है वो मैं टैक्टिकल समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि आबनाए ठीक। हुर्मुज़ तो एक टैक्टिक है ना, जो कि जंग शुरू हुई तो तब वो जो है एक मसला बना। और फिर उस मसले को हमें उसकी रियलिटी में भी जाने की ज़रूरत है कि वो कितना बड़ा मसला है।
ये जो ब्लॉकेड का सिलसिला शुरू किया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने, इससे मुझे यही लग रहा है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि देखें जो सीज फायर हो चुका है, यानी सीज फायर का मतलब ये है कि अब ईरानी मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो पर्शियन गल्फ के दूसरी जानब जो है वो नहीं जा रहे। तो कहने का मकसद ये है कि तूफान थम गया है, और जो शिपिंग है और उसके जो वो पूरी सप्लाई चेन है, उसका पूरे जो लॉजिस्टिकल नेटवर्क है, उसके लिए एक साजगार माहौल बन गया है। लेकिन ईरान जो है वो अपनी जानिब अपनी कोस्ट के करीब कह रहा है कि जी अगर आपने गुजरना है तो हम आपको रास्ता देते हैं, आप हमारी कोस्ट लाइन के करीब से होते हुए और बराए करम जो है वो चंदे के डब्बे में जो है वो पैसे डालते हुए जाएं जाएं। तो वो एक उन्होंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। अमेरिका जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो अरेबियन पेनिनसुला की तरफ जो वाटर्स हैं आबनाए हुर्मस के इर्द गिर्द, तो वहां वो लेन्स खोलने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ जो है ईरान के ऊपर दबाव डालने की भी कोशिश कर रहा है कि अच्छा आपने आबनाए हुर्मस को मसला बनाया हुआ है तो चलें हम आपके ऊपर ब्लॉकेड कर देते हैं। तो ये एक मूव काउंटर मूव भी है, और ये कुदरती अमल है, क्योंकि जब बातचीत चल रही जी। होती है तो लेवरेज को आप बरकरार रखते हैं। अब जब सीज फायर हो चुका है तो जंगी लेवरेज नहीं हो सकती। अब आप जो है वो सब काइनेटिक लेवल की जो आप कार्रवाइयां तब करते हैं, वो जी। उसमें आप फोकस करते हैं ताकि दूसरी साइड पर दबाव रहे। अच्छा कामरान साहब, वेरी क्विकली, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट सर जो अमेरिका ईरान पे सैंक्शंस हैं, क्या आपको लगता है कि वो भी एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर बातचीत इस वक्त हो रही होगी दोनों ममालिक के दरमियान? जी एब्सोल्युटली, क्योंकि वही तो अपना ईरानी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईरान का इम्पेरेटिव है वो ये है रेजीम प्रिजर्वेशन, और रेजीम जो है इतनी कमज़ोर कभी नहीं थी अपनी पूरी तारीख के अंदर। तो अब इस कमज़ोरी से रिकवरी का रास्ता किस जो है सैंक्शंस की रिस्पाइट या जो है रिलैक्सेशन से होता हुआ जाता है। यानी सिर्फ उनको मुस्तकिल जंग बंदी नहीं चाहिए, उनको साथ में सैंक्शंस रिलीफ भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जो है रिकंस्ट्रक्ट करना है, और उन्होंने अपने मुल्क को दोबारा से स्टेबलाइज करना है। और अगर वो इतने कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको कुछ मिलना चाहिए। तो आई डेफिनेटली थिंक कि सैंक्शंस रिलीफ और जो है स्लैश रिस्पाइट एक अहम नुक्ता है। और ट्रंप इंतज़ामिया कितनी कीन होगी या दिलचस्पी रखेगी टू गिव देम ईज ऑन द सैंक्शंस इशू? आई थिंक उसकी दे नो, ट्रंप इंतजामिया ने तो पहले से, मतलब जंग के शुरू होने से पहले पिछली जून में जो 12 दिन की जंग हुई थी उससे पहले से सदर डोनाल्ड ट्रंप जब से जो है दफ्तर में आए हैं दोबारा, वो यही कह रहे हैं मैं डील बनाना चाह रहा हूँ, जो है मेक ईरान ग्रेट अगेन। वो कैसे होगा? वो वही है सैंक्शंस के लिफ्ट होने से कि आप जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ें, आप आके जो है धंधा करें, और आपके लिए जो है वो दोबारा से आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के फोल्ड में सही। आए, आप रीजनल आर्किटेक्चर में आए। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो ईरान ने इस सारी जंग के दौरान जिस तरह की सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू तो करेंगे ईरान जंग के हवाले से ही, मगर लड़ाई झगड़े, मिलिट्री हार्डवेयर, ड्रोन्स, जहाज़ों, इन सब से अलग एक जो दुनिया है जंग की, उसके ऊपर ज़िक्र करेंगे। अब जब से हम जंगें देख रहे हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें हमेशा यही बताया जाता है कि एक तो जंग वो होती है जो बैटल फील्ड पे या मैदान जंग में लड़ी जाती है, और दूसरी वो जिसको प्रोपेगेंडा वॉर कह लें, कुछ भी कह लें, कि दोनों फरीकैन जो होते हैं वो एक इन्फॉर्मेशन की जंग भी लड़ते हैं। पहले मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लड़ी जाती थी, अब सोशल मीडिया के दौर में ये भी एक नए अंदाज से लड़ी जाती है। एक तरफ तो दोनों फरीकैन होते हैं, उनकी फ़ौजें, उनकी हुकूमतें, उनके बयानात होते हैं, कुछ अपने लोगों का मोराल हाई करना होता है, कुछ दुश्मन का मोराल लो करना होता है। मगर सोशल मीडिया के साथ ये सब करने के तरीक़े भी तब्दील हो गए हैं और बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमने पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग जो पिछले साल हुई उसमें भी ये देखा, मगर इस दफ़े जब ये अमेरिका, इज़राइल और ईरान की जंग शुरू हुई
تو ایران کی طرف سے جس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا اس پہ شاید ساری دنیا نے ہی اس کو نوٹ کیا. سوشل میڈیا پہ ایران کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ بہت لیگو کی جیسے فلمیں بنی ہوتی ہیں, کارٹونز بنے ہوتے ہیں, اس کے اندر انہوں نے امریکہ کا مذاق اڑایا, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے گفتگو کی, کبھی ان کی فوج کا ذکر کیا, کچھ گانے بھی تھے ان میں, گانوں میں کئی دفعے پاکستان کو بھی ہم نے دیکھا کیونکہ پاکستان آبویسلی بہت کوششیں کر رہا تھا اس کو جنگ میں صلح کرانے کی. پھر ایک طرف تو یہ سارا تھا, بٹ ساتھ میں پھر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کیا ان کی مختلف جو ایران کی ایمبسیز تھی دنیا میں, خاص طور پہ ایکس جس کو کسی زمانے میں ٹویٹر کہا جاتا تھا, جس طرح جواب آئے جو مزیدار بھی تھے, ہیومرس بھی تھے, مگر ساتھ ساتھ ان میں ایک طنز بھی بہت ایسا تھا کہ لوگوں نے اس کو بہت انجوائے کیا. آبویسلی یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ شاید پاکستان میں کیونکہ تاثر یہی تھا کہ ایران جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ریلیٹیولی کمزور پارٹی ہے جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے, 2 ممالک نے حملہ کر دیا, تو جو ایران کی طرف سے جوابات آئے یا سوشل میڈیا پہ ان کی کیمپین تھی اس کو پاکستان میں غور سے دیکھا گیا اور اس کی تعریف بھی کی گئی. مگر ساتھ ساتھ پاکستان بھی ایسے مواقع پہ دور نہیں رہتا ہے. جیسے ہی یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ پاکستان کا بھی رول ہوگا اور خاص طور پہ جو امریکہ اور ایران کی کا ڈائیلاگ تھا, یہ مذاکرات تھے, وہ پاکستان میں ہوں گے, تو ایک دم پاکستانیوں کی طرف سے بھی جس قسم کی میم سامنے آئیں کہ جیسے جو ہے وہ جے ڈی وینس صاحب ہیں, اگر وہ آئیں گے تو وہ ندا یاسر صاحبہ کے مارننگ شو پہ ایک انٹرویو دے رہے ہوں گے, یا پہنچتے ساتھ ان کا فون کام کرنا چھوڑ دے گا کیونکہ انہوں نے پی ٹی اے کا ٹیکس نہیں دیا ہوا. تو ایسے بہت سے میمز پاکستان کی طرف سے بھی سامنے آئے. بٹ یہ بھی ایز آئی سیڈ پہلے کہ جنگیں پرانے زمانے میں بھی جب ہوتی تھیں تو انفارمیشن وارفیئر, پروپیگنڈا اس کا حصہ ہوتا تھا. سوشل میڈیا نے صرف پلیٹ فارمز تبدیل کیے ہیں, جنگ تو وہی ہے, ایک طرف میدان جنگ میں, دوسری طرف سوشل میڈیا پہ اور کمیونیکیشنز کے طریقے پر. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود زرار کھورو صاحب, ہمارے کولیگ ہیں, ڈان نیوز میں کام کرتے ہیں, شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں ذرا ہٹ کے, اور ہمیں جوائن کیا علی آفتاب شیخ صاحب نے. اٹس ہارڈ ٹو سے, معاف کریے گا, علی آفتاب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے, کمیڈین بھی ہیں, گاتے بھی ہیں, میڈیا ایکسپرٹ آئی سپوز از گڈ انف. علی صاحب آئی ہوپ کہ آپ کو اگر میں ایسے آپ کا تعارف کرواؤں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی زرار صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اب یہ بتائیں سر کہ آبویسلی ایک طرف تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی ہمیں سوشل میڈیا پوسٹ نظر آ رہی تھیں. کبھی وہ کہتے تھے کہ میں پتھر کی جو ہے عمر تک پہنچا دوں گا, ایران کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے. مگر جس مزاحیہ طریقے سے ایران نے جواب دیا ان کئی پوسٹس کا, جو ویڈیوز ان کی سامنے آئیں, ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں ہم لوگوں نے, کیونکہ ایران ہمارے قریب ہے تو ہم نے اس کو انجوائے زیادہ کیا, یا ہماری ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں, اور were they just better at the game than the Americans? 100 times better in the game than Americans. اب آپ دیکھیں امریکنز کے پاس ہے کیا. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بہت ہی عجیب اور واہیات قسم کی, جب وہ بمباری کر رہے تھے ایران کے اوپر, تو دے کٹ اٹ, یہ جو سونی وی ہے نا اس کی فوٹیج کے ساتھ, تو بام گر رہا ہے وہاں پر دکھا رہا ہے ہول ان ون. اٹ وازنٹ فنی. جہاں تک ایران کی بات ہے تو آپ نے جو اپنی انٹروڈکشن میں بہت آپ میرے خیال درست فرمایا کہ ہر جنگ 2 محاذوں پہ لڑی جاتی ہے ایٹ لیسٹ, رائٹ. ایک تو وہ ایکچوئل فزیکل بیٹل فیلڈ ہوتی ہے, اور پھر جو کمیونیکیشن کی جنگ لڑی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایران کی اسٹریٹجی ان دونوں محاذوں میں ایک ہی ہے, اور وہ ہے اے سیمیٹریکل. وہ کیسے؟ اب جو ایکچوئل بیٹل سپیس ہے اس میں ایران کو پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ آپ امریکہ کا پلین ٹو پلین, ٹینک ٹو ٹینک, شپ ٹو شپ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ایران نے کون سی اسٹریٹجی اپنائی؟ ایران نے اسٹریٹجی اپنائی کہ ہم اے سیمیٹریکل جنگ کریں گے, ہم میزائلز اور ڈرونز پر فوکس کریں گے, جو ان کی پیٹریٹس, ان کی تھارڈز اور ان کی آئرن ڈوم
کو बाईपास करके आगे निकल जाती है। अब हम अगर इसी एनालॉजी को कम्युनिकेशन वॉर पर अप्लाई करें तो हम क्या देखते हैं, वहां पर अमेरिका की जो कम्युनिकेशन की जो आयरन डोम है वो है अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको ईरान को पता है कि वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते। पिछले 60 सालों से वहाँ पर एक ही पट्टी चल रही है, मैड मुल्लाज, ईरानियन रजीम, थियोक्रेट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं ये पूरी तारीख दोहराना नहीं चाह रहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम आपको इस ग्राउंड पर हम लड़ेंगे ही नहीं, वी विल पिक आवर ओन बैटल ग्राउंड। और उन्होंने कौन सा बैटल ग्राउंड पिक किया? उन्होंने पिक किया सोशल मीडिया। अच्छा, अब अगेन ये कोई बहुत हैरानकुन या कोई बहुत अनोखी बात नहीं है, लेकिन फिर आप उस बैटल ग्राउंड में परफॉर्म कैसे करेंगे? आपको पता है कि मुझे काफ़ी चिढ़ होती है ना जब लोग 3 दिन पुरानी मीम मुझे भेजते हैं। मैंने कहा यार अब ये बहुत पुरानी हो गई है। तो इसमें तो यू हैव टू बी 100% एजाइल ऑल द टाइम। तो आपने देखा कि अब एक तो वो रिवायती फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वॉरफेयर या आप कम्युनिकेशन प्रोपेगेंडा कहें, जो भी कहें, जो हमने मसूद पेज़ेश्कियन साहब की तरफ से देखा कि उन्होंने एक 4 सफ़ों का ख़त लिखा अमेरिकन अवाम को। अब शायद ये ना जानते हुए कि अमेरिकन अवाम तो यार 2 पैराग्राफ से आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी तो अटेंशन स्पैन उतनी है जितनी एक एवरेज टिकटॉक की लेंथ होती है, अबाउट 30 सेकेंड्स। तो जो ये ईरान में जो अपेरेंटली ये जो मिलेनियल और जेन जी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे आर फाइटिंग द अमेरिकन्स ऑन देयर ओन टर्फ। अच्छा, आप खत नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, हियर्स अ लेगो वीडियो। और ये जो ईरानियन एम्बेसीज की तरफ से आप देख रहे हैं, अगेन अगर आप एक्चुअल ईरानियन मिलिट्री डॉक्ट्राइन को देखें तो ये एम्बेसीज वाली भी उसी तरह ही चल रही हैं, क्योंकि ईरान ने क्या किया था, मोज़ेक डिफेंस। ये आपका इलाका है, ये आपका इलाका है, आपने अपने ऑपरेशंस खुद हैंडल करने हैं। इनके मुख्तलिफ एम्बेसीज भी उसी तरह ऑपरेट कर रही हैं। एम्बेसी साउथ अफ्रीका कुछ कहती है, जिम्बाब्वे वाला कुछ और कह रहा है। इट इज़ अनकोऑर्डिनेटेड, इट इज़ इंडिपेंडेंट एंड येट इट इज़ कोऑर्डिनेटेड। अच्छा, अब जाहिर है कि मसूद पेज़ेश्कियन को CNN पर तो कोई घंटे का इंटरव्यू नहीं देने वाला, कोई बात नहीं। Who is going to stop them on social media? और सोशल मीडिया पर यह है कि यकीनन मेरे एल्गोरिदम और आपके एल्गोरिदम और अली भाई के एल्गोरिदम में काफ़ी फ़र्क होगा, लेकिन एट सम पॉइंट वी ऑल सी द सेम कंटेंट। हम नहीं भी देखें तो वो व्हाट्सएप पर शेयर हो जाता है। और मेरे लिए जो अस्टाउंडिंग बात है यहाँ पर आरफा, कि इसके लिए यू हैव टू हैव द फिंगर ऑन द पल्स ऑफ अमेरिकन कल्चर। ठीक है, जो उनके जो कल्चरल रेफरेंसेस हैं वो समझनी पड़ती हैं। आप ये देखें कि हर दूसरे वीडियो में एप्स्टाइन का जिक्र है, हर दूसरे वीडियो में एप्स्टाइन कहीं आ रहा होता है, बिकॉज दे नो कि अमेरिकन पब्लिक इसके बारे में सोच रहे हैं। तो वो जो एक थीम है उसको बार बार हिट करना, डूइंग इट इन एन अप्रोचेबल एंड ऑल्सो इन अ फनी वे। मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 60 साल के प्रोपोगेंडा अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ईरान के खिलाफ लड़ी गई है, मेरा ख्याल है कि इस एक महीने में इनकी सोशल मीडिया गेम ने काफ़ी हद तक लोगों के जहन बदल दिए हैं। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग ग्लोबली। जी बिल्कुल ठीक। और मैं इसी पॉइंट को असल में अली साहब के पास लेके जाऊंगी। अली साहब, ये जो बात ज़रार साहब ने भी की, मैं भी ये नोट कर रही थी सर कि एक जो तासुर है ईरान के बारे में, और शायद वो ग्लोबल मीडिया की वजह से ही है। मौलवी वहाँ हुकूमत करते हैं, फिर जी ख़वातीन पे हिजाब की पाबंदी है, उसके ऊपर बहुत सख्ती से किया जाता है। तो सबके सबके दिमाग में एक यह तासुर है कि कैसे होंगे ईरानी। और फिर सडनली आप ये वीडियोस देखें, चाहे वो लेगो की हैं, उनमें वो if I can say that obviously, and please correct me if I'm wrong, वेस्टर्नाइज्ड गाने हैं, रैप सॉन्ग्स हैं, फिर उनकी जिस तरह की जो कल्चरल उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं अपनी ट्वीट्स में भी, जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो बिल्कुल तासुर तब्दील कर दिया है कि ईरानी जो हैं वो शायद इस सदी में या इस मिलेनियम में हम जैसे नहीं हैं। दे आर जस्ट लाइक अस एंड दे आर एज ग्लोबल एंड परहैप्स एज westernized as anybody else। जी, इसमें तो कोई शक नहीं। और वहां पर हम जब सुनते थे ये सारी जंग से पहले प्रोटेस्ट्स वगैरह होते थे, सो इसका मतलब है कि लोग जो उन प्रोटेस्ट्स में शामिल होते थे वो तो जाहिर है वो ग्लोबल किस्म के ख्यालात ही रखते थे, वो सारा कंटेंट ही कंज्यूम करते होंगे, तो वो बड़े कैपेबल होंगे उस तरह की चीज बनाने के लिए। दूसरी चीज ये है कि ये जब से AI आया है तो तब से तो ये बहुत ज़्यादा और आसान हो गया है। मतलब आप गाना बनाने के लिए आपको जो है वो मेलोडी से लेके, लिरिक्स से लेके, तो अरेंजमेंट से लेके कोई एक चीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 3 4 5
प्रॉम्प्ट देने हैं तो गाना बन के आ जाना है बड़ा कंटेम्पररी किस्म का। सेम गोज फॉर वीडियो एंड एवरीथिंग एल्स, तो एक वो बड़ा एडवांटेज है। तीसरा, वैसे ये जो सारा है ना, मतलब आपने जिसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप जिसको कह रही हैं, वो तो जाहिर है लड़ा ही जाता है। अब तो अब क्या हमेशा से ही जंगें हो जाती हैं, और जंगें खत्म होने के बाद बहुत अरसे तक जो दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे से लड़ती रहती है कि जंग हम जीते थे, वो दूसरा कहता है नहीं जंग हम जीते थे। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो वो थी, लेकिन जो बाकायदा मीम बाजी है ना, इसमें मेरे जो ख्यालात हैं वो ओवर द इयर्स बड़े चेंज हुए हैं। हम शुरू में आज से कुछ साल पहले ये सोचते होते थे कि ये जो गरीब है उसका सहारा ह्यूमर है, वो और क्या करे बेचारा टाइप सीन। लेकिन अब जो है ना, मेरा ये ख्याल है कि जंग में किसका पलड़ा भारी जा रहा है उसको गेज करने का बड़ा तरीका है कि आप देखें कि कहां से मीम बाजी ज्यादा हो रही है। मतलब आप पाकिस्तान इंडिया की जंग का आपने जिक्र किया, तो 6 तारीख को मेरे ख्याल में 6 मई को अटैक किया इंडिया ने पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर वो बकायदा अटैक था। उसके बाद कुछ ड्रोन चलते रहे दोनों साइड से, फिर बकायदा उन्होंने दोबारा अटैक किया। लेकिन आप देखें कि वो 8 की शब थी या 9 की सुबह थी जब पाकिस्तान ने फुल फ्लेज अटैक शुरू किया है। तो वो टाइम था जिसके बाद पाकिस्तानी मीमर्स पकड़े ही नहीं गए। मतलब वो दिन और आज का दिन पाकिस्तानी मीमर को कोई हाथ नहीं डाल रहा। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें कि ये जो ईरान अमेरिका जंग थी, ये जंग बड़े अरसे से तैयारी हो रही थी इस जंग की। हमने मतलब 1 फरवरी से सुनना शुरू कर दिया था कि बस जी आज हो कि कल हो हमला। तो ये मतलब जहां पे उनकी जंगी तैयारी चल रही थी, वहां पे उनकी मीम्स की तैयारी भी चल सकती थी। लेकिन आप ये देखें कि मीमर जो जहां पे आए हैं ना, वो वहां पर आए हैं जब ये F-35 जो है जैम होने शुरू हुए हैं। जब एक दफा रगड़ा लगना शुरू हुआ ना, तो मीमर्स तब आए। सो अब मेरा ये ख्याल है कि ये जाहिर है, आप जब भी दो मुल्कों की जंग होगी, वो दोनों कह रहे होंगे कि जी हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। इसमें जरा देखा करें कि मीम बाजी कहां से ज्यादा हो रही है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें ज़रार खोरो साहब से और अली आफ्ताब साहब से। ज़रार साहब, अली साहब ने एक और एंगल इसके अंदर डाल दिया, बट देखें कि अगर मैं आपसे ये भी कहूँ, जैसे आपने भी ईरानी सदर का जिक्र किया कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी तो 2 लेवल पे होती है ना। एक तो जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन का भी तरीका है कि ईरानी सदर को CNN पे इंटरव्यू नहीं मिलेगा, वो ट्वीट कर लेंगे। वो जब मुज़ाकरात भी हो रहे थे तो दोनों जो फरीक़ैन थे वो ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अपडेट दे रहे थे दुनिया को। मगर इसके साथ साथ एक संजीदा पैगाम रसानी होती है, उसको आप डायरेक्टली रियासत से लिंक कर सकते हैं। मगर ये जो मीम्स हैं, ये तो आम शहरी होते हैं। इसके अंदर जैसे अली साहब ने भी जिक्र किया, और हम सबका ख्याल है कि जी पाकिस्तानियों की जो सेंस ऑफ ह्यूमर थी, वो जब भारत से जंग हो रही थी तो हमारी बेहतर थी, इंडियंस की इतनी अच्छी नहीं थी। और शायद इस दफ़े अब हमें लग रहा है कि ईरान की बेहतर है, अमेरिका की इतनी अच्छी नहीं रही आम शहरियों। Is there a pattern to this, to that sense of humor that we see with a party that is under attack but doing well? हाँ, देखिए, ग्रेस अंडर फायर का भी एक एलिमेंट होता है ना। जब लोग देख रहे हैं कि यार यू आर नॉट द अग्रेसर, लेकिन फिर भी आप एक लाइटर टोन में बात कर सकते हैं। और थोड़ी सी अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल दूं तो आई थिंक जो सेंट्रल USP है पाकिस्तानी ह्यूमर का, कि हम अपना मजाक खुद उड़ा लेते हैं। जहाँ तक भारत की जो मीम्स होती हैं और जो अमेरिका से जो मीम्स आ रही होती हैं, दे काइंड ऑफ मीन। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब भारत ने वो दावा किया था कि जी हम आपका पानी बंद कर रहे हैं, तो बीजेपी की फेवरेट मीम थी, एक अंकल उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी कि जी अगली बार जब आप बाथरूम जाएंगे ना पाकिस्तानियों, तो आपको पानी की बोतल की इस्तेमाल होगी। इट्स नॉट फनी, ये किसी के लिए फ़नी नहीं है। इनफैक्ट आप अपने आप को एक तरह से नीचा दिखा रहे हो इसमें। सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर का एक बहुत बड़ा किरदार होता है इसमें। तो यस, बिल्कुल जो ज़्यादा रगड़ा खा रहा होता है वो उससे कम ह्यूमर होता है, बट लेट्स नॉट इग्नोर द फंडामेंटल मीननेस। अब जो अली ने कहा कि यार सही है, 2-3 प्रॉम्प्ट्स करके आप कर सकते हैं। यार जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी ईजाद की हैं, हमें अमेरिका इज़ द होम ऑफ द टेक जायंट्स ना। ट्विटर, एप्पल, गूगल, मतलब जो आप नाम लें वो वहाँ से ही पैदा हुए हैं, उनसे ये नहीं हो पा रहा।
तो इट गोज बियॉन्ड सिंपल प्रॉम्प्ट्स, इट गोज टुवर्ड्स पर्सनैलिटी मेरी तो नज़र में, एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेशन. अब आप देखें कि पीट हेग्सेट जैसे लोग जब बैठे होंगे वहाँ पर, या ट्रंप जैसे लोग हु ट्वीट्स लाइक सम काइंड ऑफ सीनाइल ग्रैंडफादर, जिनको अभी मेंटल वार्ड में होना चाहिए, फुल कैप्स में, इनसे आप क्या ग्रेस, क्या ह्यूमर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ज़ीरो. यू आर सीइंग दैट फ्रॉम ईरान. दूसरी बात ये है कि आई मीन देखें, अब एक फ़र्क होता है. ये जो पाकिस्तान से जो आपने मीमिंग देखी थी, ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक मीमिंग थी, राइट, फ्रॉम द पीपल्स. अच्छा, जाहिर है कि रियासत ने उसको एम्पलीफाई किया है, अपनी भी उन्होंने मीम्स डाली होंगी. ईरानियन नेटवर्क इज़ मच मोर सोफिस्टिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड. और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आरफा ये बाबों का काम नहीं है. आई मीन माजरत के साथ, मेरी या आपकी जो जनरेशन वाले लोग हैं, हमारे से ये काम नहीं होगा. ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई ठंडी जुगत कर लेंगे लिख कर. पाकिस्तान इज़ बेटर एट स्टैटिक मीम्स जनरली, हमने ये देखा है. नच पंजाबन वाला वीडियो एक एक्सेप्शन है इसमें, वो तो हर इवेंट में आता है. ये काम है यंग मिलेनियल्स और जेन जी कंटेंट क्रिएटर्स का. मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इनको मौका कैसे मिला, और शायद इसमें वी हैव अमेरिका टू थैंक, क्योंकि उन्होंने जब IRGC की पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर्स उड़ा दिए कमांडर्स के, तो क्या होता है कि नीचे से जो यंग लोग होते हैं उनको एक चांस मिलता है, उनकी भी सुनवाई शुरू हो जाती है कि जी लेट्स डू इट दिस वे. अब जो 1979 के रेवोल्यूशन का बंदा बैठा हुआ है, उसको इस चीज़ की समझ ही नहीं आनी. लेकिन जो हु केम टू एज इन 2020, जो देख रहा है, वो देख रहा है कि अमेरिका में कौन सी थीम्स चल रही हैं. ही इज प्लग्ड इनटू द ग्लोबल कल्चर, और आजकल तो बड़ा आसान है बीइंग प्लग्ड इनटू द ग्लोबल कल्चर. ही नोज वेयर टू हिट देम, हाउ टू हिट देम वेयर इट हर्ट्स. तो मेरा ख्याल है कि ये जो नई जो पौध है, और कुछ आउटसोर्स भी हो रही हैं, और आपको पता है कि जो ये जो एक्सप्लोसिव मीडिया है शायद, जो ये ज़्यादातर इनके लेगो वीडियोज़ बना रहा था, और एक्सप्लोसिव मीडिया, उनको यूट्यूब से भी बैन कर दिया है. तो अब दैट इज नॉट द एक्शंस ऑफ अ विनिंग पार्टी ना. मतलब कि आपको इतनी टेंशन है इनसे कि आपने यूट्यूब को कहा कि यार कोई इनके ऊपर कोई सेक्शन 144 लगाकर इन पर पाबंदी लगा दो. यू विल नॉट डू दैट इफ यू आर विनिंग. तो मेरे लिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इट इज़ अ न्यू जनरेशन डूइंग इट. और जितना ये रैंडम लग रहा है, इसके पीछे एक प्रॉपर मेथड और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी भी है. जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक. वेलकम बैक. हम गुफ्तगू करें ज़रार खोरो साहब से और अली आफ्ताब साहब से. अली साहब, एक और इसका एंगल वो ये कि जैसे आई मीन ऑफ कोर्स ज़रार साहब जो है वो जनरेशन का जिक्र कर रहे हैं, फिर कमज़ोर पार्टी का या अग्रेसर का जिक्र करें, मगर कभी कभी अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि शायद भारत या अमेरिका जैसे मुल्क, उनकी जो एक फॉर्मल इंडस्ट्री है जिसके ज़रिए वो अपना कल्चर या अपने वैल्यूज़ जो हैं वो उनको प्रमोट करते हैं, चाहे बॉलीवुड का आप जिक्र करें, हॉलीवुड का करें, तो शायद इतने बड़े जो माशरे होते हैं और जिनके पास इतनी फॉर्मल इंडस्ट्री होती है, वो कभी छोटे लेवल पर सोच ही नहीं सकते. और पाकिस्तान या ईरान जैसे ममालिक, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि उसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट हो, तो शायद उनके लिए ये नए और इनोवेटिव तरीके ढूंढने ज़्यादा ज़रूरी हैं, या मदर इज़ दी नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. कि कुड इट बी अ केस ऑफ दैट कि शायद ईरान और पाकिस्तान को भी नहीं मालूम था कि ये कितना कामयाब रहेगा, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका था नहीं. देखिए, ये जो बाअसर थी ना पाकिस्तान की या ईरान की जो कैंपेन, उसकी बड़ी सादी सी वजह ये है कि इंडस्ट्री जितनी भी बड़ी हो, मतलब हॉलीवुड या बॉलीवुड जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें कितने लोग होंगे? 100,000, 200,000, 300,000, 1 करोड़ लोग होंगे इंडस्ट्री से जुड़े हुए. देखें, जो अवाम है ना, वो अवाम जाहिर है ज्यादा होंगे. जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको एंगेज आप कर भी लो तो भी उसका फायदा कोई नहीं है. मतलब एक तो ये कि जो बड़ी इंडस्ट्री होती है उसका काम करने का एक तरीका होता है, उनको ये वॉर फुटिंग पे मैट्रेसेस पे एक रात में उनकी ये मतलब जेडी कभी नहीं रही होती कि आपने आज की रात बैठ के इतने मीम्स बनानी है. तो उनका बिल्कुल काम करने का तरीका ही दूसरा है. दूसरा ये कि आप 1 करोड़ लोगों को काम पे लगा भी दोगे, जो कंटेंट निकलता है अवाम में से
क्योंकि वो अगेन वही बात है, वो नंबर ज्यादा है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मतलब स्पोर्ट्स में भी मतलब आपके जितने बच्चे किसी स्पोर्ट में जाते हैं उतना आपका टैलेंट पूल बढ़ जाता है, जितना टैलेंट पूल बढ़ जाता है उतने आपके जो फाइनल 11-16 निकलते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। सो ये जो मतलब अगेन पाकिस्तान और ईरान के केस में क्योंकि अवाम ये खुद कर रहे थे, वॉलंटरली कर रहे थे, तो वो जाहिर है उसको मतलब वो फिर वो चाहे एआई को एंगेज करें चाहे वो खुद से करें, वो मतलब 6 करोड़ लोग जब प्रॉम्प्ट्स देंगे अपने ख्यालात के साथ तो वो ज्यादा अच्छी चीज निकलेगी बजाय कि कुछ चंद लाख लोग या चंद हजार लोग दे रहे हैं। सो ये मतलब इवेंचुअली तो ये नंबर गेम्स से पाकिस्तान ने भी और ईरान ने भी मेरे ख्याल में शिकस्त दी है, क्योंकि एक तो वही वाली बात जैसे जरार कह रहे हैं कि अमेरिका तो अग्रेसर है, वहां पे मतलब अवाम को क्या पड़ी थी, मतलब वो तो वहां के अवाम तो खुद इस जंग के खिलाफ थे। अब तो मतलब कोई 40-42% लोगों ने सुना है वहां पार्लियामेंट में कह दिया है कि हम जो है उनकी मजीद उनको असला देने के खिलाफ हैं इसराइल को। सो वहां पर इस किस्म का जब सेंटिमेंट चल रहा है तो लोग क्यों एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टी बनेंगे टू द गवर्नमेंट और ये सारा कुछ में हिस्सा लेंगे, जबकि पाकिस्तान में और ईरान में तो लोगों ने सवाब समझ के ये काम किए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, अपना वक्त निकाला हमारे लिए। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।